नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियत से, डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा, जो कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन, न्यूरो स्पाइन सर्जन हैं। कई देशों में न्यूरो से रिलेटेड इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बातचीत की है, अलग अलग न्यूरो सर्जरी की है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, न्यूरो पर आपने अलग अलग एंगल से बहुत लंबे समय तक काम किया। असल में न्यूरो से बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, न्यूरो से रिलेटेड बीमारियों की बात कर रहे हैं हम। किस किस तरह की बीमारियां होती है न्यूरो से रिलेटेड? न्यूरो से रिलेटेड बीमारियां होती हैं कि ब्रेन की कोई बीमारी हो, स्पाइनल कॉर्ड की हो, या जो नाड़ियां स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे शरीर में जाती हैं उनकी कोई बीमारी हो। तो ये न्यूरो से संबंधित ये सब बीमारियां हैं जिनका इलाज न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में होता है। क्या क्या बीमारियां हो सकती है न्यूरो? ब्रेन में अक्सर खासकर जैसे ब्रेन ट्यूमर होते हैं, स्ट्रोक होता है जिसको लकवा कहते हैं, ट्रॉमा होता है जैसे कोई इंजरी हो जाए। इसी तरह स्पाइन में भी ट्रॉमा हो सकता है, कोई गिरने से, एक्सीडेंट से फ्रैक्चर हो जाए और वो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव डाले। स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूमर हो सकते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हों लेकिन स्पाइनल कैनाल के अंदर हों, और स्पाइनल कॉर्ड में अंदर भी ट्यूमर हो सकते हैं। इसी तरह पेरिफेरल नर्व्स में भी ट्यूमर्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, या उन नाड़ियों को कोई आसपास के स्ट्रक्चर ने फाइब्रोसिस होके या बढ़ के अगर उनको दबाया हुआ हो तो इसका इलाज भी न्यूरो सर्जरी में होता है। डॉक्टर साहब, आजकल के एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो न्यूरो से रिलेटेड बीमारियां लगभग कॉमन होती जा रही है। बहुत आम हो गया कि नसों की प्रॉब्लम किसी के ब्रेन में तो किसी के कमर में, किसी के स्पाइनल में। क्या वजह है कि न्यूरो की बीमारियां बढ़ रही हैं? एक तो मेन जो वजह है वो ये है कि आजकल अवेयरनेस बढ़ी है जनरल पब्लिक में, और उसकी वजह से जो भी सिम्टम होते हैं तो वो जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन सीटी एमआरआई हो जाता है तो उससे पता चल जाता है। लेकिन हमारे देश में फिर भी अभी भी बहुत जो लोग हैं या तो गांवों से हैं या उनको ये सुविधा नहीं मिलती है, वो अभी भी बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स होने के बाद हमारे पास आते हैं। लेकिन अभी पता लगने लगा है, सो ये डायग्नोस्टिक्स को ये क्रेडिट जाता है कि बीमारियों का जल्दी पता लगने लग गया है, और वो अब ऐसी लगती हैं कि ये ज़्यादा कॉमन है। अवेयरनेस बढ़ गई तो ऐसा लगता है बीमारियां भी बढ़ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, न्यूरो स्पाइन सर्जरी क्या है? न्यूरो स्पाइन, आप क्योंकि न्यूरो के अलग अलग सब्जेक्ट पे आपने काम किया, तो न्यूरो स्पाइन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ, न्यूरो स्पाइन में जैसा कि मैंने बताया था कि कैनाल, स्पाइनल कैनाल के अंदर यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या उसके बाहर जो भी ट्यूमर हो या किसी चीज़ से दबाव हो, जैसे इंडिया में मुख्य कारण इसके दबाव का है टीबी। तो टीबी से जब ये जो बॉडीज होती हैं स्पाइनल वर्टिब्रीज की, उनमें और उनकी डिस्क जो होती है बीच में, उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से पस बन जाता है और वो बॉडी कोलैप्स होने लगती है, और उससे वो बॉडी टेढ़ी हो जाती है, पीठ आगे की तरफ झुक जाती है, जिसको हम काइफोसिस कहते हैं। तो उससे भी दबाव स्पाइनल कॉर्ड पर बढ़ता है और उससे पैरों में लकवा जैसा आने के सिम्टम हो जाते हैं। ये भी अपने देश में काफ़ी कॉमन है। ये क्यों होता है, किन परिस्थितियों में होता है स्पाइन का जो टीबी है वो तो शरीर में और कहीं ना कहीं टीबी होती है, वहीं से फैलती है। अच्छा, न्यूरो सर्जरी अगर पेशेंट करवाता है तो कितना वो सेफ है, कितना सुरक्षित है, कितना रिस्क होता है? नहीं, आजकल इतनी सारी एडवांसमेंट के बाद में न्यूरो सर्जरी उतनी ही सेफ है जितनी और सब सर्जरी की ब्रांचेज हैं। तो न्यूरो सर्जरी में कोई स्पेशल वो नहीं है कि भाई यहाँ मॉर्टेलिटी ज़्यादा पहले होती थी, क्योंकि जब इतने एडवांसमेंट और ये सब चीज़ें नहीं थी। अब न्यूरो सर्जरी इज़ वेरी सेफ। डॉक्टर साहब, आफ्टर सर्जरी रिकवरी में कितना टाइम लगता है, या रिस्क फैक्टर कितना है? हाँ, रिस्क फैक्टर देखिए उस पर डिपेंड करता है कि जैसे सपोज एग्जांपल के लिए कोई ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर ब्रेन के किस पार्ट में है। अगर आगे या पीछे है तो उसमें बहुत नेग्लिजिबल रिस्क होती है, लेकिन यही ट्यूमर अगर ब्रेन में डीप है, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में अगर अंदर है तो उसमें रिस्क होती है। लेकिन आजकल हमारे पास इस तरह की रिकॉर्डिंग भी हैं, मॉनिटरिंग है कि हम उन टिश्यूज़ को मॉनिटर करके
सेफ कर होकर के और उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमल रिस्क जो होती है वो तो लेके चलनी पड़ती है। अलग अलग जगहों पे अगर ट्यूमर है तो उस हिसाब से रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। जो जितना ट्यूमर डीप होगा उतना ही रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, और जितना जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेन में, उसके जितना नज़दीक होगा, और अगर उन स्ट्रक्चर्स को भी ट्यूमर ने एनगल्फ कर लिया है, खा लिया है, तो फिर रिस्क बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, रिस्क की हम बात कर रहे हैं, मरीज आफ्टर सर्जरी कितना सामान्य जीवन जी सकता है? क्या वो जो एक नॉर्मल पेशेंट है, एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान की लाइफ जी सकता है आफ्टर सर्जरी? अब जैसे अगर ब्रेन का लें तो अगर जैसे ब्रेन के बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जैसे मेनिंजियोमा है, और इसी तरह के जो ट्यूमर होते हैं, उनको अगर एक बार निकाल दिया जाए तो पेशेंट नॉर्मल लाइफ रह सकता है। लेकिन अगर कैंसर है तो उसमें रेडियोथेरेपी और बाकी इलाज भी चलते रहते हैं, और वो कैंसर फिर कौन सी ग्रेड का है, ग्रेड 1 या 2 होता है, तो उसमें काफ़ी लंबी लाइफ हो सकती है पेशेंट की। और अगेन वो कितना अपने आप डिपेंडेंट होगा या किसी पे आश्रित होगा, ये डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर अगेन ब्रेन के किस हिस्से में है। अच्छा, न्यूरो स्पाइन सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है इस बीमारी को जो कि रीढ़ की हड्डी को कवर कर रही है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन भी चलता है। अगर वो ज़्यादा स्टेज पे पहुंच गई है बीमारी तो उससे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, लंबा समय हो गया आपको न्यूरो की अलग अलग बीमारियों पर काम करते हुए। पिछले 40 से ज़्यादा साल आपको शायद इस फील्ड में हो गए। कई देशों में आपने काम किया। क्या डिफरेंट आपको लगा इंडिया में और अन्य देशों में? हाँ, अन्य जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है कि जैसे ही पेशेंट को एक छोटा भी सिम्टम होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको देख के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें MRI CT स्कैन हो जाता है, तो उस ट्यूमर का बहुत जल्दी पता लग जाता है, जबकि वो बहुत छोटी स्टेज में होता है। तो उस स्टेज में सर्जरी करने से रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और बाकी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये जो एन्यूरिज्म होता है या स्ट्रोक की बीमारी हमारे यहाँ से ज़्यादा हैं, लेकिन अभी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे यहाँ भी वो बीमारियाँ बढ़ने लगी। हाँ, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप कि स्ट्रोक की बीमारी अब यहाँ पे भी बढ़ने लग गई। किस किस तरह के स्ट्रोक आते हैं बॉडी में, किस किस तरह के स्ट्रोक होते हैं और इसकी मुख्य वजह क्या होती है? स्ट्रोक मुख्यतः दो वजह टाइप के होते हैं। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें अगर कोई ज़्यादा दिन तक जिसके हाइपरटेंशन है और वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो कभी सडन ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग हो जाता है, और वो ज़्यादातर ब्लीडिंग ब्रेन में डीप होता है, और डीप होता है तो उस ब्लीडिंग की वजह से एकदम से दूसरी साइड का कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया हो जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। 3-4 घंटे में बचाव के उपाय हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं कोई दूर दराज से हो और हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचे, हाँ, तो फिर भी इस विंडो को और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इससे कहने का मतलब है कि जितना जल्दी से जल्दी पहुँचे, जितना जल्दी अस्पताल में पहुँचेंगे, और वहाँ इंटरवेंशन, आजकल ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं कि वो दवाई देने से भी क्लॉट घुलने लगते हैं, तो जितना जल्दी हो सके, इवन दूर दराज से भी आजकल आप जैसे राजस्थान में या आसपास के एरिया से 5-6 घंटे में तो पहुंच ही सकते हैं अस्पताल में बीमारी होते ही। डॉक्टर साहब, कुछ पुरानी यादें मैं आपकी ताज़ा करूंगा कि बहुत लगभग 40 से 45 साल का समय आपको हो गया न्यूरो सर्जरी करते हुए। उस दौर से आज के दौर में, आज AI का ज़माना है और 45 साल पहले जब आपने शुरू किया था तब टेक्नोलॉजी नए के बराबर थी, तो कितना डिफरेंस और क्या क्या टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ? हाँ, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुआ है। हमने जब रेजिडेंसी की थी, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तब तो उन दिनों में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, इवन CT स्कैन भी अवेलेबल नहीं होता, तो सारी जांच ही हम खुद करते थे, और मरीज इस स्थिति में पहुंचते थे कि अगर इमीडिएटली कुछ नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। आज की तारीख में ये सब चीज़ें डायग्नोस हो चुकी होती हैं, और पेशेंट हमारे पास आके अपनी तकलीफ़ नहीं बताता, उससे पूछते हैं क्या तकलीफ़ है, वो कहता है सर ये ट्यूमर है, ये निकाल दीजिए। तो इतना एडवांसमेंट हो चुका है। आज तमाम जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्जरी में भी कोई अपडेटेशन आया? हाँ, बहुत। सर्जरी में भी आजकल न्यूरो नेविगेशन अवेलेबल हो गया है, जिससे पिन पॉइंट करके हम एग्जैक्टली ब्रेन के जिस पार्ट में जाना होता है वहाँ जा सकते हैं। स्पाइन में भी जो स्क्रू वगैरह लगते हैं फिक्सेशन के लिए, वो ये नेविगेशन बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत सेफ होता है,
कि हम आगे पीछे, ऊपर नीचे व इधर उधर सब तरफ देख के उस स्क्रू को डालते हैं, तो वो एकदम सेफ जिस जगह हम डालना चाहते हैं वहीं पहुंचता है। बहुत सारा बदलाव जैसा आप बता रहे हैं कि आपने लगातार इस दौर में देखा, काम करने में कितनी आसानी हो गई उस दौर में पेशेंट को बचाना और आज के दौर में पेशेंट को बचाना, कितना डिफरेंस महसूस करते हैं? हाँ, देखिए, टेक्निक को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। अगर आपको ऑपरेशन करना आता है तो वो अब बिना उसके भी कर सकते थे, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों से आपको हेल्प होती है, ये चीज़ें नहीं कर सकती हैं। आना डॉक्टर को ऑपरेशन करना आना पड़ेगा और ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा एक सपोर्ट फिर भी आपको टेक्नोलॉजी से मिल रहा है और बहुत कम समय में एक पेशेंट को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी, नेविगेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी इसमें जुड़ गई। हाँ, रोबोटिक सर्जरी में न्यूरो सर्जरी में उतनी कारगर नहीं है। कुछ जगहों पे जैसे स्पाइन में रोबोटिक्स का क्या करता है, वो भी नेविगेशन से ही, जैसा मैंने बताया था, उससे रास्ता बना देता है कि भाई स्क्रू इस ट्रैजेक्टरी में जाना है, इस रास्ते से स्क्रू जाना है। तो उसमें चाहे वो सर्जन स्क्रू डाले या वो रोबोट स्क्रू डाले, उसी रास्ते से स्क्रू डालना होता है। अच्छा, ये रोबोटिक सर्जरी के अलावा नेविगेशन सिस्टम ने भी सर्जरी को आसान बना दिया। नेविगेशन सिस्टम किस तरह काम करता है? नेविगेशन सिस्टम ये है कि जो बोनी पार्ट जो होते हैं सिर के या स्पाइन के, उन सबको हम पहले रजिस्टर कर लेते हैं और फिर वो इवन 0.5 मिलीमीटर तक की आसपास के एरिया को एक्यूरेसी दिखा करके और वो उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां हमें जाना होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ आपको रोकूंगा, एक छोटे से ब्रेक का समय, आप देखते रहिएगा हमारा खास प्रोग्राम। हम जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। रामगढ़ शेखावटी के लाल मजबूत इरादों की बने मिसाल, कर्म भूमि कोलकाता में कमाया नाम। अंबुजा न्यूट्रिया ग्रुप में कितने लोगों को आज रोजगार मिल रहा है? करीब 6000 होंगे सब मिला के। रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन में बनाया अहम मुकाम। कितने सीआर का एम्पायर आज अंबुजा? टर्नओवर हमारा करीब 2000 करोड़। किसे श्रेय देना चाहेंगे और क्या राज रहा, क्या मंत्रा रहा आपकी सक्सेस का? हर्षवर्धन नियोटिया का कामयाब सफर देखिए। माटी करे पुकार आज रात 9:25 पर। रिपीट टेलीकास्ट कल रविवार सुबह 9:25 पर, सिर्फ जी राजस्थान पर। अपने शिक्षण संस्थान, शिक्षकों, विद्यार्थियों को सुभाष चंद्रा शो का लाभ पहुंचाने के लिए निमंत्रण भेजें। मेल टू जूही झा @juhi@such.org.in। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा से न्यूरो से रिलेटेड बीमारियों को लेकर। डॉक्टर साहब, कई सारी टॉपिक्स को लेकर आपसे डिस्कशन हुआ। रोबोटिक सर्जरी और नेविगेशन सिस्टम को लेकर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। हमारे दर्शकों को ये आप बताएं कि नेविगेशन सिस्टम जो सर्जरी होती है कितना आसान है? नेविगेशन करने से आसानी तो जो है लेकिन एग्जैक्ट सेफ है। नेविगेशन से एग्जैक्टली आप जो, जैसे सपोज ब्रेन में छोटा ट्यूमर है तो उस जगह पहुंचना मुश्किल होता है, उसमें पहुंचने के लिए आपको बड़ा चीरा देना पड़ेगा। तो नेविगेशन से हम पहले ही ये पता कर लेते हैं कि ये ट्यूमर किस जगह है, वहाँ छोटा चीरा दे करके और उस इंसिजन से, उसको छोटे इंसिजन से ही ट्यूमर को निकाला जा सकता है। उससे बड़ा जो ऑपरेशन का जो तमाम जो इक्विपमेंट्स सिस्टम, वो अब छोटे चीरे से ही निकाला जा सकता है। और निकालने के बाद फिर नेविगेशन से हम ये कंफर्म भी कर लेते हैं कि भाई जहाँ जहाँ ट्यूमर्स की जो लिमिट्स थी वहाँ तक ये नेविगेशन का प्रोब जो है वो अगर पहुँच रही है तो ये इसका मतलब ट्यूमर पूरा निकल गया है। तो ये भी उससे कंफर्म, बड़ा फ़ायदा उससे पेशेंट को भी मिल जाता है और आपको भी। तो इसी तरह स्पाइन में भी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जैसे डिस्क का है और उसमें जो खासकर टी लिप वगैरह करना होता है, जिसमें फिक्सेशन फ्यूजन करना होता है, जिसमें स्क्रू डालने के लिए ये नेविगेशन बहुत हेल्पफुल होता है। और एक ओ आर्म मशीन होती है जिससे नेविगेट करके और ये स्क्रू की ट्राजेक्ट्री एग्जैक्ट
और पता चल जाती है, जिससे बहुत ही सेफ तरीके से स्क्रू डाले जा सकते हैं। बिल्कुल सेफ तरीके से और पिन पॉइंट पे काम किया जा सकता है नेविगेंस। डॉक्टर साहब, मिनिमली की आप बात कर रहे थे, मिनिमली इनविजिबली, हाँ, किस तरह की टेक्निक है ये? मिनिमली इन्वेजिव यही है कि जैसे पुराने टाइम में हम लोग ये बड़े बड़े फ्लैप बना के बड़े इंसिजन से उतना बोन हटा के जो ये ऑपरेशंस करते थे, वो अब छोटे इंसिजन से ही माइक्रोस्कोप की मदद से या दूरबीन की मदद से एंडोस्कोप डाल के एंडोस्कोप को अंदर ले जा सकते हैं, छोटे चीरे में भी, और उसमें ये ट्यूमर को आसानी से उसमें देख के, ताकि एंडोस्कोप से विजुअलाइजेशन यानी देखता बहुत अच्छा है, हर एंगल में देख सकते हैं, ट्यूमर है या नॉर्मल ब्रेन है उसमें डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है। तो इस तरह से उस ट्यूमर को सेफली, बड़े ट्यूमर को भी छोटे छोटे टुकड़े कर करके इससे एंडोस्कोप से छोटे चीरे से निकाला जा सकता है। इसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। और जैसे कई इंसिजन भी ऐसे देते हैं कि अब छोटा इंसिजन है तो माथे पे या फोरहेड पे तो दे नहीं सकते, तो ये जो आईब्रो होती है इसके अंदर ही इंसिजन दे के या इसी में से ही ट्यूमर निकाला जा सकता है। बड़ी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कई टेक्निक्स पे हम बात कर रहे हैं, कई सारी तकनीकी आपने सर्जरी की बताई। एक स्केल बेस्ड सर्जरी होती है, वो क्या होती है, किस सिचुएशन में वो की जाती है? हाँ, स्कल बेस्ड सर्जरी होती है, जैसे जो तलवा जिसको कहते हैं उसको बेस कहते हैं। तो ब्रेन के तलवे में, मतलब ब्रेन स्कल में अंदर होता है, तो जहाँ ब्रेन का बेस उसको टच करता है उसको स्कल बेस कहते हैं। तो स्कल बेस की सर्जरी में अदरवाइज हमें ऊपर सिर से जाने के लिए इंसिजन बहुत बड़ा देना पड़ता है, ब्रेन को भी पीछे धकेलना पड़ता है या ब्रेन का पार्ट निकालना पड़ता है, वो आजकल नहीं होता है। अब ये दूरबीन अवेलेबल होने से, एंडोस्कोप होने से आगे, मिडिल में और पीछे तीनों जो ये बेस, स्कल बेस के 3 पार्ट होते हैं, इनमें से ट्यूमरों को निकाला जा सकता है। कितना इसका रिस्क होता है स्कल बेस का, और रिकवरी में कितना टाइम लगता है? हाँ, स्कल बेस की रिकवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर वो एंडोस्कोपी से किया है, तो रिस्क भी एंडोस्कोप से कम है। जैसा कि मैंने बताया कि एंडोस्कोप से विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बचा के या इधर उधर करके एंडोस्कोप को अंदर ले जा सकते हैं। तो उससे दूसरे एंगल्स का एंडोस्कोप भी एंगल्ड होते हैं, उनको लगा करके और एंगल्स में से भी ट्यूमर निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक की हम बात कर रहे थे, ब्रेन स्ट्रोक की हम बात कर रहे थे। ब्रेन स्ट्रोक की किस सिचुएशन में आप उसको, पेशेंट को ट्रॉमा से ओटी में कन्वर्ट करते हैं? जब पहली बार कोई पेशेंट स्ट्रोक का आया तो कैसे उसको हैंडल किया जाता है? अब वो जैसा कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, अगर अंदर ब्लीडिंग हुआ है और वो ब्लीडिंग अगर करीब 3-4 सेंटीमीटर का है, तो मरीज़ को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि पेशेंट्स की कंडीशन कैसी है। फिर अगर कंडीशन ख़राब हुई तो एक सीटी स्कैन रिपीट करके देखते हैं कि ये ब्लड बढ़ा तो नहीं है। अगर वो बढ़ा होता है तो फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। और इसी तरह अगर पहले से ही बढ़ा है और मरीज़ की कंडीशन ठीक नहीं है, तब ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। और कई बार जैसे दूसरी तरह के स्ट्रोक होते हैं, जो मैंने बताया था कि जैसे थक्का जम जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उसकी वजह से अगर पेशेंट 1 दिन बाद आया है स्ट्रोक होने के, तो फिर जो वो इलाज हैं वो कारगर नहीं होते हैं कि उसको थ्रोम्बस को निकाल दिया जाए या डिजोल्व कर दिया जाए। तो ऐसे केस में जान बचाने के लिए पेशेंट का आधा स्कल का हिस्सा निकाल के और जो झिल्ली होती है उसको खोल के झिल्ली वापस बंद कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन एडिमा बहुत होता है, तो ब्रेन को रहने के लिए या फैलने के लिए जगह मिल जाती है, और उस हड्डी को हम बाहर रख लेते हैं ऑपरेशन थिएटर में, और जिसको बाद में 2-3 महीने बाद में लगा देते हैं जब मरीज़ की स्थिति सुधार होता है। आपकी टीम लंबे समय से काम कर रही है, क्योंकि इस लगभग 45 साल का आपको खुद का अनुभव है और सालों पुरानी आपकी टीम आपके साथ काम कर रही है न्यूरो के क्षेत्र में। डॉक्टर साहब, मिर्गी न्यूरो से रिलेटेड एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं। कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्यों होती है किसी पेशेंट्स में? हाँ, ये एपिलेप्सी के कई कारण होते हैं। जैसे एक तो न्यू बॉर्न बेबी में अगर उसको पूरे ब्रेन को ऑक्सीजन ना पहुँचे उसकी वजह से हो सकती है, या कोई कंजेनिटली कोई परेशानी है, डिफेक्ट है, उसकी वजह से दौरे हो सकते हैं। और एडल्ट्स में भी आगे आकर के इस तरह की कोई परेशानी हो, कोई धब्बा होता है,
उसकी वजह से हो सकते हैं, या ये एनकेफेलाइटिस जो ब्रेन के इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इनकी वजह से भी एपिलेप्सी होती है। तो एपिलेप्सी को शुरू में दवाइयों से ट्रीट करते हैं, और दवाइयाँ धीरे धीरे अगर फिर भी एपिलेप्सी होती रहती है तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और अगर बढ़ाने से भी ना रुके तो और सेकेंडरी ड्रग्स भी आती हैं, उनको भी देते हैं। लेकिन ये एक डिक्टिम होता है, ये एक रूल है कि अगर 2 प्रॉपरली ली गई डोज में अगर 2 दवाइयों से दौरे नहीं रुके, महीने में 1 दौरा आ ही जाता है, तो उस पेशेंट को बहुत कम चांस हैं कि वो दवाइयों से उसको आराम आएगा, तो उसका ऑपरेशन की सोचते हैं। और ऑपरेशन की क्या, उसकी सोचते हैं कि अब इसकी हमें जांच करनी चाहिए कि ये दौरा क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ईईजी होता है, वीडियो ईईजी होता है। वीडियो ईईजी में क्या है, रात में वीडियो ऑन कर देते हैं, जब भी पेशेंट को दौरा आया वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसकी सीमियोलॉजी से स्टडी करके ये पता लगता है कि भाई दौरा कहाँ से आ रहा है, कैसे। फिर एमआरआई करते हैं, तो फिर अगर एमआरआई में भी कोई डिफेक्ट है और जो जहाँ से दौरे आ रहे हैं उससे अगर सेम है, तो ये कैंडिडेट होते हैं कि इनको सर्जरी करें। कई में इनसे भी पता नहीं लगता है, तो फिर एक पेट स्कैन होता है, वो करते हैं। उससे भी पता नहीं लगे तो स्पेक्ट करते हैं, और एक मैग्नेन्सेफेलोग्राफी होती है, वो करते हैं। तो एक जगह फोकस पता करके फिर उसको सर्जरी से निकाल देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके। 85% पेशेंट्स में या तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल और लाइफ का तरीका बहुत इम्प्रूव हो जाता है। शुरुआती दौर में कैसे पता चले डॉक्टर साहब की? शुरुआती तो दौरा होता है, पेशेंट्स के रिलेटिव्स आके बताएंगे कि इसको दौरा होता है, जिसमें एक तरफ का हाथ हिलेगा, या फिर मुंह का साइड हिलेगी, या बेहोश हो जाएगा, या सडनली गिर जाएगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं। इससे बचाव के उपाय, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है जब पेशेंट हो, दौरे आते हों और समझ में नहीं आ रहा हो क्या किया जाए। तो इसकी बचाव का यही है कि जैसे इसमें सबसे जो ख़राब चीज़ हो सकती है दौरे में, वो ये है कि अपना सलाइवा निगल जाए, पेशेंट सांस नली में चला जाए, और या कोई भी मुंह में कोई चीज़ आई और वो सांस नली में एस्पिरेट कर जाए, जिसको हम कहते हैं, तो उससे परेशानी बहुत हो जाती है। और या वो जीभ अंदर दब गई दांतों के बीचों में, तो उससे ब्लीडिंग भी होती है और जीभ भी कट जाती है। तो ऐसे में चम्मच लेके मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं, और फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर में जब किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा आता है, अच्छा, तब उसकी पहचान कैसे करें? इस जो आप बता रहे हैं दौरे, सिम्टम्स अलग अलग दौरे, इन दौरों जो दौरे मिर्गी के जो फिट्स आते हैं, उसके अलावा भी कोई और सिम्टम्स होते हैं इसके अलावा मिर्गी के? या तो ब्रेन का, इन कई पेशेंट्स में इनमें ब्रेन डेवलपमेंट, जिनको हम माइलस्टोन्स कहते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वर्कअप होना चाहिए। और हमारी टीम में महात्मा गांधी में एडल्ट्स में भी, पीडियाट्रिक्स में भी ये पूरा एक सब डिस्कस करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, और जब तय करते हैं कि इसमें कौन सी ऑपरेशन करना है। आपने मिर्गी के जो पेशेंट है उनका ऑपरेशन भी आपने शुरू किया जी। कैसे आपने शुरुआत की मिर्गी के पेशेंट की ऑपरेशन की, और अब क्या क्या स्टेज है? शुरुआत ऐसे हुई कि कई पेशेंट्स ऐसे आए कि उनको ड्रॉप अटैक्स होते थे, कि वो सडनली खड़ा ही सडनली गिर गए ज़मीन पर, तो कई को चोट लग गई, इस तरह के पेशेंट, और बड़े परेशान कि वो पूरे दिन में ऐसे 10-10 बार भी हो जाता है, 20 बार भी हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब हमने काउंसिल किया और उनको वर्कअप किया, तो वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुए, और उनको सबको रिलीफ हुआ। हम आज ये अभी हमें शुरू करते हुए 1-1.5 साल ही हुआ है इस तरह की एपिलेप्सी सर्जरी को, वो करीब 25 केस कर दिए हैं, और सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। कई की तो दवाइयाँ बहुत कम हो गई हैं, और वो अगले 2-3 सालों में बंद भी हो सकती हैं। लगभग कई सारे पेशेंट्स आपने रिकवर कर दिए जो ऑपरेट किए थे। तो यह है डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा, जो कि न्यूरो से रिलेटेड तमाम बीमारियों को लेकर आप लोगों को जानकारी दे रहे थे, आप लोगों को जागरूक कर रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में अगली बार मिलेंगे हम किसी खास मेहमान से, और किसी खास बीमारी को लेकर आपको जागरूक करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।